माय डियर स्टूडेंट्स, चैलेंजेस मॉर्निंग। चलिए बेटा, आज हम सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स से। सो फर्स्ट लेट मी टेल यू व्हाट इज फिजिक्स। अगर मैं आपसे पूछ लूं बच्चे, क्या होता है कि पूरा 12th स्टैंडर्ड पास आउट होने के बाद भी व्हाट इज फिजिक्स बोला तो वो नहीं पता होता है। फिजिक्स के बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता देंगे, बट एक्चुअली फिजिक्स क्या होता है वो पता नहीं होता। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस। पहले सिलेबस होता क्या, व्हाट इज फिजिक्स। तो फिजिक्स जो है बेटा, वो समझने के लिए पहले मैं उसको साइड में रखता हूं। पहले हम देखते हैं हम क्या करेंगे। फिजिक्स के लिए पूरी दुनिया देखेंगे। क्या? पूरी दुनिया देखेंगे। जो भी चीज हमारे सराउंडिंग में है सबको देखेंगे। ऑब्जर्व करना सीखिए। अगर आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आपको ऑब्जर्व करना सीखना पड़ेगा, और आपको नेचर से, सराउंडिंग से, जो भी चीजें यहाँ पे हैपन हो रहे हैं उनसे आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है, दैट इज हाउ। अगर बेटा आप ये क्वेश्चन पूछना सीख गए, मतलब आप समझ जाइए फिजिक्स की स्टडी करना सीख लिए। हाउ द थिंग्स हैपन, कोई भी चीज हो रही है तो कैसे हो रही है, कैसे पूछना, दैट इज फिजिक्स। ऐसे कैसे, ठीक है, ये फैन चल रही है, बराबर है, फैन आपका चल रहा है, रोटेट हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, दैट इज फिजिक्स। क्यों हो रहा है वो फिजिक्स नहीं। क्यों हो रहा है, व्हाई। व्हाई अगर आप पूछ लिए बेटा, दिस इज नॉट फिजिक्स। ये बायोलॉजिस्ट बोलते हैं, बायो जो पढ़ रहे हो। तो अगर आपको कोई पूछ लिया तो व्हाई के ऊपर क्वेश्चन करते हो। तो अगर आपको कभी भी बायोलॉजी पढ़ना है तो आप क्या पूछोगे, व्हाई। फिजिक्स पढ़ना है, हाउ। ये फिजिक्स हो गया, ये आपका बायो हो गया। सर केमिस्ट्री क्या पढ़ाता है। केमिस्ट्री बोलता है रिजल्ट क्या होने वाला है, रिजल्ट क्या होने वाला है। लिया फैन, बोले सर इस पे सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया तो क्या होगा। हाँ, तो रिजल्ट्स जो हम देखते हैं दैट इज केमिस्ट्री। बायोलॉजिस्ट बोलेंगे व्हाई द थिंग्स हैपन, एंड फिजिसिस्ट क्या बोलेंगे, हाउ द थिंग्स हैपन। इतना क्लियर हो। पहला क्वेश्चन आप सीखोगे क्यों होता है ना, नहीं वो अपना काम नहीं बेटा। क्यों होता है दैट इज बायोलॉजी। कैसे होता है, कैसे हो रहा है, दैट इज फिजिक्स। चलिए अभी क्या हो रहा है मैं बोला आपको, पहले हम क्या करेंगे फिजिक्स के लिए, नेचर पढ़ेंगे। नेचर में क्या करेंगे, तो हाउ द थिंग्स हैपन, उसकी स्टडी करेंगे। कोई भी चीज में एक ही क्वेश्चन पूछना है, हाउ। तो कभी भी लेक्चर में हाउ पूछना, व्हाई नहीं पूछना, ठीक है। आइए, ओके, नाउ व्हाट एक्चुअली इज फिजिक्स। फिजिक्स जो है बेटा एक ग्रीक वर्ड से आया है, दैट इज फ्यूजिस। क्या, फ्यूजिस। इसका मतलब होता है नेचर एंड फिजिक। फ्यूजिस एंड फ्यूजिक। फ्यूजिस मतलब होता है नेचर एंड फ्यूजिक मतलब होता है नॉलेज ऑफ नेचर। तो फ्यूजिस मतलब नेचर, फ्यूजिक मतलब नॉलेज ऑफ नेचर। इनको मिला के क्या बनाएगा, फिजिक्स। तो एक्चुअली फिजिक्स मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ नेचर। तो फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर। और यही रीजन है मैं आपको बोला कि बेटा आप क्या करोगे, नेचर में आपको फिजिक्स पढ़ना है तो आप नेचर को ऑब्जर्व करोगे। जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे तो इसकी स्टडी कैसे करोगे बेटा। तो फिजिक्स इज नथिंग बट स्टडी ऑफ नेचर। ये एक डेफिनेशन बेटा। सेकंड डेफिनेशन ऐसा होता है, फिजिक्स इज द अप्लाइड मैथमेटिक्स। फिजिक्स इज अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब अप्लाइड मैथमेटिक्स मतलब क्या हो जाएगा कि मैथमेटिक्स में जो भी चीजें आप पढ़ते हो ना, उसको कहां पे अप्लाई करना होता है, फिजिक्स के अंदर। तो ऐसा साइंस का ब्रांच है फिजिक्स, जहां पे जो भी मैथ्स आप पढ़ते हो वो कहां पे अप्लाई करते हो, फिजिक्स में अप्लाई करते हो। और यही रीजन है जिसका मैथ्स अच्छा होता है बाय डिफॉल्ट उसका फिजिक्स 101% अच्छा होना ही है, बिकॉज बोथ आर लॉजिकल सब्जेक्ट्स। यहाँ पे आपको लॉजिक लगाना होता है, यहाँ पे आप ज्यादा चीजें मगअप करके सोचेंगे, रट के मैं कर लूंगा, आपका जो चीजें है वैसा चलेगा नहीं जैसा आप चाहते हो। इज इट क्लियर। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, मैथमेटिक्स को अप्लाई करना पड़ेगा। अब बोले सर नेचर में तो बहुत सारी चीजें दिख रही है मुझे। यस, लाइट देखो, लाइट सर जल रहा है सर, वाह, ये क्या है, फिजिक्स है। क्यों, क्योंकि इसमें लाइट एनर्जी आ रही है।
बराबर है? हाँ, और कैसे चल रही है ये फिजिक्स है। अच्छा, फिजिक्स बेटा जो है वो आपको वो चीजें भी बता देती है जो आपको दिखता नहीं है। सर ऐसे कैसे? अच्छा, दो मैग्नेट लिया मैंने, हाँ, लाइक पोल्स रहेंगे या फिर अपोजिट पोल्स रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग तुमको पता है अट्रैक्ट होगा या फिर रिपेल होगा। अट्रैक्ट होता हुआ दिखेगा, रिपेल होता हुआ दिखेगा, बट वो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो दिखता है क्या आपको? नहीं दिखता है। आपको पता है कि कोई भी चीज क्या होता है, हम भी जो है हमारे ऊपर भी कौन सा फोर्स लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ये रियलिटी है, लेकिन कहां लग रहा है, कैसे लग रहा है, दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है। तो फिजिक्स आपको वो कॉन्सेप्ट्स भी सिखा देगा बेटा कि जो आपको दिखता नहीं है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। तो आप जितना ज्यादा सोचोगे, फिजिक्स में हमको पढ़ना क्या रहेगा सर? पढ़ना क्या रहेगा? जैसे कि अभी मैंने देखा नीचे की तरफ देखा, सर ये सब लाइट नजर आ रहा है, तो लाइट का एक चैप्टर आ जाएगा हमारे अंदर। अब मैं बोल रहा हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है बेटा, ये क्या है? दिस इज साउंड एनर्जी। तो हम साउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। साउंड जो मेरा जा रहा है यहां से लेके कैमरा तक अगर पहुंच रहा है साउंड, या फिर आप तक पहुंच रहा है, तो ये वेव्स के फॉर्म में जाता है। तो हम वेव्स की स्टडी करेंगे। वेव्स किससे जा रहा है? थ्रू सम मीडियम, तो हम मीडियम की स्टडी करेंगे। अब सोचिए ना, सब नेचर है। अभी देखो, अब वेव्स जाता हुआ आपको दिख रहा है? नहीं, आपको सिर्फ इतना पता है मैं यहां बोल रहा हूं और आपको वहां पे सुनाई दे रहा है, लेकिन कैसे जा रहा है वो हमको ये दिख रहा नहीं है। लेकिन उसको भी हम स्टडी कहां करेंगे? फिजिक्स में। लाइट आ रही है, ये समझ में आ रहा है अपने को, बराबर है, लेकिन कैसे आ रही है पता नहीं है। वो कहां पढ़ेंगे? फिजिक्स। बात समझ में आ रही है आपको? जो भी चीज हो रही है, अभी सर और कुछ बताओ सर। ओके 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 सर, यहाँ पे क्या दिख रहा है नीचे? और अरे सर मैं तो यहाँ से यहाँ तक वॉक कर रहा हूँ। ओहो, क्या है उसके लिए मेरे क्या लग रहा है? एनर्जी लगेगा कि नहीं लगेगा? मैं अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस कोई भी ऑब्जेक्ट को ले जाके यहाँ पे रख रहा हूँ, उसके लिए क्या लगेगा? वर्क लगेगा कि नहीं लगेगा? तो हम वर्क, एनर्जी एंड पावर भी इसमें स्टडी करेंगे बेटा। अगर मैं यहाँ पे वॉक कर पा रहा हूँ फ्लोर के ऊपर, तो वॉक कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे जो फीट है और जो ये ग्राउंड सरफेस है, फ्लोर का जो सरफेस है बेटा, उसके बीच में क्या है? फ्रिक्शन है, एक फोर्स होता है जो मुझे उसमें बांध के रखता है, स्लिप नहीं होने देता है, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। बात समझ में आ रही है? तो हम फ्रिक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। उसके बाद सर घर पे से निकलते निकलते आजकल तो सब चीजें गरम गरम ही हमको पसंद आ रही है। एक जमाना था ठंडी चीजें पसंद आ रही थी, लेकिन अभी फिलहाल कोविड की वजह से हमको सब गर्म चीजें पसंद आ रही है। अब गर्म क्या है? हीट है, तो हीट इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप कोई भी चीज देख लो, हीट के ऊपर ही चल रहा है। आपके व्हीकल से देख लीजिए, व्हीकल से स्टार्ट होते होते आपके घर का जो आयरन वगैरह होता है, एंड देन आप जो भी फूड वगैरह भी जो प्रिपेयर कर रहे हो, बना रहे हो बेटा, कुक करते वक्त, उसके लिए भी आपको क्या लगता है? हीट लगता है। तो हीट भी क्या है? नेचर का एक पार्ट है, तो हीट भी पढ़ेंगे, लाइट पढ़ेंगे, हीट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी। अरे सर लाइट जल रहा है, किसके वजह चल रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से, तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना पड़ेगा, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके अंदर कॉइल्स होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, वो क्या आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ जाएगा, तो वो भी हमारा फिजिक्स है। अब जो भी दिखा दो, आप यहाँ पे क्लास में अगर बैठे हो या फिर आप घर पे बैठे हो, तो बैठे हो बेटा, अगर किसी भी समझो चेयर पे बैठे हो, तो चेयर कैसे आप बैठे हो? सर बैठे हैं तो बैठे हैं सर, ऐसा नहीं है बेटा। जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठे हो तो आपका वेट उसके ऊपर लग रहा है, तो क्या करता है? नीचे से नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करता है। वो क्या है? फिजिक्स से मतलब अगर मैं आपको फिजिक्स लगा आपके ऊपर से हटा दूं, तो आप ना बैठ सकते हो ना खड़े हो सकते हो। आप यकीन नहीं मानोगे बेटा, मैं आपके ऊपर से अगर लॉस हटा दूंगा फिजिक्स के, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अरे आप बैठे हो एकदम पर्सन हिल नहीं रहा, कुछ नहीं, तो आपके ऊपर न्यूटन फर्स्ट लॉ लगता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट or in uniform motion along a straight line until and unless it is acted upon by external unbalanced force। न्यूटन फर्स्ट लॉ समझ लेंगे। फिजिक्स मतलब न्यूटन के लॉ आने चाहिए। हाँ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कहते हैं बेटा। हाँ, फिर से मैं एक बार रिपीट करूंगा, आप लिख के ले लेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? एवरी बॉडी continues to be in state of rest or in uniform motion along a straight line until and unless it is acted upon by external unbalanced force। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये बुक यहाँ पे मैं रखा हूं, तो ये बुक तब तक यहाँ पे रेस्ट पे रहेगा जब तक मैं कोई
एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगा रहा हूं। अभी अनबैलेंस्ड ही क्यों बोल रहा हूं बेटा मैं, क्योंकि अगर समझिए ये मार्कर है, इस साइड से अगर मैं फोर्स लगा रहा हूं और इधर से भी फोर्स लगाऊंगा, दोनों बैलेंस कर दूंगा, तो बॉडी जो रेस्ट पे था वो रेस्ट पे ही रह जाएगा। तो हमारा लॉ क्या है कि फोर्स क्या होना चाहिए, अनबैलेंस्ड होना चाहिए, मतलब दूसरे साइड से बैलेंस नहीं होना चाहिए। तो अनबैलेंस फोर्स रहेगा तो बॉडी जो रेस्ट पे था वो क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो इसका बोलने का मतलब फर्स्ट लॉ ये बोलता है कि अगर कोई भी बॉडी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, या फिर अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक बेटा, जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है। क्लियर हुआ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। बाद में और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इसके बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। Rate of change of linear momentum is directly proportional to applied force, external applied force. अभी ये चीजें समझाने के लिए मुझे आपको समझाना पड़ेगा व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। जस्ट आपको मैं लॉस बता रहा हूं जो आप 10th स्टैंडर्ड तक पढ़े हो, ये सब फिजिक्स का पार्ट है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हां, और उसके बाद थर्ड लॉ क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका सिंपल एग्जांपल है, आप ऐसे जोर से हिट कीजिए, आपको भी लगता है ना, हाँ, तो आपने उसके ऊपर एक्शन किया, ये जो सरफेस था आपको क्या दिया, रिएक्शन दिया। बोले सर मैं कोई चीज पे ऐसा मारता हूं टूट जाता है, तो ऐसा मारते हो टूटता क्यों बेटा, आप जितना एक्शन दे रहे हो उस ऑब्जेक्ट की उतनी रिएक्शन देने की कैपेसिटी नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? समझो एक कोई बेंच है, मेरा वेट बहुत ज्यादा है, मैं गया उसके ऊपर खड़ा हो गया या बैठ गया समझो, और वो टूट गया। इसका मतलब क्या होता है कि मेरे बॉडी का जितना वेट था, वेट की वजह से एक्शन हुआ उस सरफेस के ऊपर, लेकिन क्योंकि वो टूट गया, इसका ये प्रूफ है कि भाई उसकी कैपेसिटी नहीं है, उतना वो नॉर्मल रिएक्शन मुझे प्रोवाइड नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने क्या बोला था न्यूटन ने, थर्ड लॉ क्या बोलता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़े से बड़े चीजों पे, रॉकेट्स वगैरह पे भी यही लॉ लागू होता है। तो ये सब फोर्स वाले चैप्टर है हमारे, उसमें मैं अच्छे से एकदम डिटेल में एक्सप्रेशंस के साथ इसको डिस्कस करेंगे। जस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। तो बेटा जो भी चीज आप नेचर में देख रहे हो वो सब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। तो बहुत मजा आएगा बेटा। हाँ, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको फिजिक्स क्या है, वर्ड का मतलब क्या है और हम सिलेबस में क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टाइम हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।